आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष मिश्रा द एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम BA पार्ट 3 के विषय राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की इकाई संख्या 2, जिसका नाम है संविदात्मक तथा उपयोगितावादी राजनीतिक विचारक, जिसे इंग्लिश में कंट्रैक्चुअल एंड यूटिलिटेरियन पॉलिटिकल थिंकर्स भी कहा जाता है, पर आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज हम इस यूनिट में आने वाले जितने भी टॉपिक है उन्हें एक एक करके पूरा करेंगे। यूनिट 2 में कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है, उन्हें एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पहला टॉपिक है टॉमस हॉब्स संविदा सिद्धांत संप्रभुता, दूसरा टॉपिक है जॉन लॉक संविदा सिद्धांत निजी संपत्ति, तीसरा टॉपिक है जे रूसो संविदा सिद्धांत सामान्य इच्छा, चौथा टॉपिक है जर्मी बेंथम उपयोगितावादी सिद्धांत विधि एवं सुधार, तथा पांचवा और अंतिम टॉपिक है जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथमवादी उपयोगिता सिद्धांत में संशोधन, स्वतंत्रता एवं प्रतिनिधि शासन। आपको ये देखकर समझ तो आ ही गया होगा कि मेनली हम 5 राजनीतिक विचारकों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉमस हॉब्स, दूसरा जॉन लॉक, तीसरा जे रूसो, चौथा जर्मी बेंथम तथा पांचवा जॉन स्टुअर्ट मिल। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत हमारे सबसे पहले विचारक टॉमस हॉब्स से करते हैं। थॉमस हॉब्स और सामाजिक समझौता सिद्धांत। थॉमस हॉब्स एक अंग्रेजी राजनीतिक दार्शनिक थे जिन्हें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक माना जाता है। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य लेवियाथन है। सामाजिक समझौता सिद्धांत हॉब्स के अनुसार मानव स्वभावतः स्वार्थी और अराजक होता है। इस स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण मानव जीवन एक युद्ध की स्थिति में होता है, जहां हर व्यक्ति के लिए शत्रु होता है। इस युद्ध की स्थिति से बचने के लिए मनुष्यों ने एक सामाजिक समझौता किया। इस समझौते के तहत सभी ने अपनी कुछ स्वतंत्रता एक शक्तिशाली शासक लेवियाथन को सौंप दी। शासक का काम कानून और व्यवस्था बनाए रखना और लोगों को उनके प्राकृतिक अधिकारों से वंचित होने से बचाना था। आलोचनात्मक विवेचना। अत्यधिक निराशावादी मानव स्वभाव। हॉब्स का मानना था कि मानव स्वभावतः बुरा है। यह दृष्टिकोण बहुत निराशावादी है और मानवता की अच्छाई की क्षमता को नकारता है। सत्तावादी राज्य। हॉब्स का सिद्धांत एक मजबूत केंद्रित राज्य का समर्थन करता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है और अत्याचार को बढ़ावा दे सकता है। अवास्तविक धारणा। ये मानना कि सभी लोग स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता त्याग देंगे, ये अवास्तविक है। समाज का स्थिर चित्र। हॉब्स का सिद्धांत समाज को एक स्थिर इकाई के रूप में देखता है, जबकि वास्तव में समाज लगातार बदलता रहता है। महत्व। आधुनिक राज्य का आधार। हॉब्स का सिद्धांत आधुनिक राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति को समझने में महत्वपूर्ण है। सत्ता और शक्ति का विश्लेषण। हॉब्स ने सत्ता और शक्ति के बीच संबंधों का गहरा विश्लेषण किया। व्यक्तिवाद और समाजवाद का संघर्ष। हॉब्स का सिद्धांत व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। निष्कर्ष। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन ये सिद्धांत बिना आलोचना के नहीं है। यह सिद्धांत हमें राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत और व्यक्तिवाद। थॉमस हॉब्स एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक थे जिन्होंने संप्रभुता और व्यक्तिवाद के विषय पर गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। आइए इन दोनों विषयों पर उनके विचारों को विस्तार से समझते हैं। संप्रभुता पर हॉब्स के विचार। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभावतः स्वार्थी होता है और बिना किसी शक्ति के नियंत्रण के समाज अराजकता की ओर अग्रसर हो जाता है। इस अराजकता से बचने के लिए एक शक्तिशाली संप्रभु की आवश्यकता होती है जो सभी नागरिकों पर शासन कर सके। असीमित शक्ति। हॉब्स के विचार में संप्रभु की शक्ति असीमित होती है। वो कानून बनाने, न्याय करने और बल प्रयोग करने का अधिकार रखता है। सामाजिक अनुबंध। हॉब्स के अनुसार नागरिक एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से संप्रभु को अपनी शक्ति सौंपते हैं। इस अनुबंध में नागरिक अपनी स्वतंत्रता का एक हिस्सा संप्रभु को दे देते हैं ताकि वो शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। शक्ति का स्रोत। हॉब्स के अनुसार संप्रभु की शक्ति का स्रोत भय होता है। नागरिक संप्रभु का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे उसके दंड से डरते हैं। व्यक्तिवाद और हॉब्स। हालांकि हॉब्स एक शक्तिशाली संप्रभु के पक्ष में थे, लेकिन वह व्यक्तिवाद के भी समर्थक थे। उनके अनुसार व्यक्ति ही समाज की मूल इकाई है। स्वाभाविक अधिकार। हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुछ स्वाभाविक अधिकारों के साथ पैदा होता है, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। व्यक्तिगत हित।
हॉब्स मानते थे कि व्यक्ति अपने स्वयं के हितों को सर्वोपरि मानता है। सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य। हॉब्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। निष्कर्ष। हॉब्स के विचारों में एक स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है। एक ओर वो एक शक्तिशाली संप्रभु के पक्ष में थे, जबकि दूसरी ओर वो व्यक्तिवाद के भी समर्थक थे। हॉब्स का मानना था कि एक शक्तिशाली संप्रभु ही व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। हॉब्स के विचारों की आलोचना। हॉब्स के विचारों की कई आलोचनाएं की गई हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि हॉब्स ने संप्रभु को अत्यधिक शक्ति दे दी है और इससे निरंकुशता का खतरा पैदा हो सकता है। अन्य आलोचकों का मानना है कि हॉब्स ने मानव स्वभाव को बहुत नकारात्मक रूप में देखा है। आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता। हॉब्स के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। राजनीति, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके विचारों का अध्ययन किया जाता है। मुख्य बिंदु। हॉब्स संप्रभुता के एक मजबूत समर्थक थे। उन्होंने एक शक्तिशाली संप्रभु की आवश्यकता पर जोर दिया जो शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। हॉब्स व्यक्तिवाद के भी समर्थक थे और मानते थे कि व्यक्ति ही समाज की मूल इकाई है। हॉब्स के विचारों में एक स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है। जॉन लॉक, एक संक्षिप्त परिचय और उनका संविदा सिद्धांत। जॉन लॉक 17वीं सदी के एक अंग्रेजी दार्शनिक थे जिन्हें आधुनिक उदारवाद के पितामह माना जाता है। उनके विचारों ने राजनीति, दर्शन और समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव डाला है। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों, सरकार की सीमाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया था। संविदा सिद्धांत। लॉक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान राजनीतिक दर्शन में उनका संविदा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार और शासितों के बीच एक समझौता होता है जिसमें लोग अपनी कुछ स्वतंत्रताएं सरकार को सौंप देते हैं ताकि वह उनके प्राकृतिक अधिकारों जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा कर सके। प्राकृतिक अवस्था। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग स्वतंत्र और समान होते हैं। हालांकि इस अवस्था में जीवन असुरक्षित होता है क्योंकि हर कोई अपने हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र होता है। सामाजिक संविदा। इस असुरक्षा से बचने के लिए लोग एक सामाजिक संविदा करते हैं और एक सरकार का गठन करते हैं। इस संविदा के माध्यम से वे सरकार को शक्ति देते हैं, लेकिन साथ ही सरकार की शक्तियों को भी सीमित करते हैं। सरकार का उद्देश्य। सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। यदि सरकार इन अधिकारों का हनन करती है तो लोगों को सरकार को बदलने का अधिकार है। संविदा सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। लॉक के संविदा सिद्धांत की कई आलोचनाएं की गई हैं। प्राकृतिक अवस्था की वास्तविकता। कुछ आलोचकों का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था एक काल्पनिक अवस्था है और वास्तविक दुनिया में कभी मौजूद नहीं रही। समाज संविदा की स्वैच्छिकता। क्या सभी लोग वास्तव में सामाजिक संविदा से सहमत होते हैं? क्या बच्चों या दमित समूहों की सहमति ली जाती है? संपत्ति का अधिकार। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार माना था, लेकिन क्या संपत्ति का अधिकार सभी के लिए समान रूप से लागू होता है? सरकार का उद्देश्य। क्या सरकार का एकमात्र उद्देश्य लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है? क्या सरकार को सामाजिक कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए? निष्कर्ष। जॉन लॉक का संविदा सिद्धांत राजनीतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हालांकि इस सिद्धांत की कई आलोचनाएं भी की गई हैं। आज भी लॉक के विचारों को राजनीतिक बहसों में व्यापक रूप से उद्धृत किया जाता है। जॉन लॉक का निजी संपत्ति का सिद्धांत और उसकी आलोचनात्मक व्याख्या। जॉन लॉक, एक अंग्रेजी दार्शनिक, ने निजी संपत्ति के सिद्धांत को लेकर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अनुसार निजी संपत्ति का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है जो मनुष्य अपने श्रम को किसी वस्तु पर लगाकर अर्जित करता है। जब कोई व्यक्ति अपने श्रम को प्रकृति की किसी वस्तु पर लगाता है तो वह वस्तु उस व्यक्ति की निजी संपत्ति बन जाती है। लॉक के सिद्धांत का सार। श्रम का सिद्धांत। लॉक का मानना था कि मनुष्य प्रकृति में स्वतंत्र होता है और उसके पास अपनी मेहनत से कुछ भी अर्जित करने का अधिकार होता है। जब कोई व्यक्ति अपने श्रम को किसी वस्तु पर लगाता है तो वह वस्तु उसका हो जाती है। लॉकियन प्रावधान। लॉक ने इस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी जिसे लॉकियन प्रावधान कहा जाता है। इस प्रावधान के अनुसार कोई व्यक्ति उतनी ही भूमि पर अपना अधिकार जमा सकता है जितनी भूमि वह अपने श्रम से उपयोग कर सकता है और पर्याप्त भूमि बाकी लोगों के लिए भी बची रहे। सामाजिक समझौता। लॉक के अनुसार निजी संपत्ति का अधिकार एक सामाजिक समझौते का परिणाम है। जब लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं तो वे एक सरकार का गठन करते हैं जो उनकी संपत्ति की रक्षा करती है। लॉक के सिद्धांत की आलोचना। लॉक के निजी संपत्ति के सिद्धांत की कई आलोचनाएं की गई हैं। प्राकृतिक संसाधन।
कुछ आलोचकों का मानना है कि सभी प्राकृतिक संसाधन सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए और किसी एक व्यक्ति या समूह के पास उन पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। असमानता। लॉक के सिद्धांत का उपयोग अक्सर संपत्ति के असमान वितरण को सही ठहराने के लिए किया जाता है। आलोचकों का तर्क है कि यह सिद्धांत उन लोगों के हितों की अनदेखी करता है जिनके पास कम या कोई संपत्ति नहीं है। श्रम का मूल्य। कुछ आलोचकों का मानना है कि सभी मूल्य श्रम से नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए, भूमि का मूल्य उसकी स्थिति और दुर्लभता के कारण भी होता है। लॉकियन प्रावधान की व्याख्या। लॉकियन प्रावधान को लेकर विभिन्न व्याख्याएं की गई हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में कितनी भूमि को एक व्यक्ति अपने श्रम से उपयोग कर सकता है। निष्कर्ष। जॉन लॉक का निजी संपत्ति का सिद्धांत आधुनिक समाज में संपत्ति के अधिकार के बारे में बहस में एक महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि इस सिद्धांत की कई आलोचनाएं भी की गई हैं। निजी संपत्ति के अधिकार के बारे में कोई भी चर्चा करते समय इन आलोचनाओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। जे रूसो, एक संक्षिप्त परिचय। जे रूसो 18वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे। उन्हें प्रबुद्धता के युग का एक प्रमुख विचारक माना जाता है। उनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिकी विचारों को प्रभावित किया। रूसो को प्रकृतिवाद का एक प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। उनका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है और समाज ही उसे खराब बनाता है। रूसो का संविदा सिद्धांत। रूसो का संविदा सिद्धांत राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज एक प्रकार का अनुबंध है जो लोगों के बीच स्वेच्छा से किया जाता है। इस अनुबंध के माध्यम से लोग अपने कुछ प्राकृतिक अधिकारों को त्याग कर एक सरकार बनाते हैं जो उनके सामान्य हितों की रक्षा करे। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र और समान होते हैं, लेकिन इस अवस्था में जीवन असुरक्षित और अस्थिर होता है। इसलिए लोग एक साथ आकर एक सामाजिक अनुबंध बनाते हैं। इस अनुबंध के माध्यम से वे एक समाज का निर्माण करते हैं जिसमें कानून और व्यवस्था होती है। संविदा सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। समाज एक अनुबंध है। रूसो के अनुसार समाज एक प्रकार का अनुबंध है जो लोगों के बीच स्वेच्छा से किया जाता है। समाज का उद्देश्य। समाज का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों के सामान्य हितों की रक्षा करना है। समाज में समानता। रूसो का मानना था कि सभी लोग समान होते हैं और किसी को भी दूसरे पर शासन करने का अधिकार नहीं है। जनता की संप्रभुता। रूसो के अनुसार संप्रभुता जनता के हाथ में होती है। सरकार जनता की एक प्रतिनिधि होती है और जनता के हित में काम करती है। संविदा सिद्धांत की आलोचना। रूसो के संविदा सिद्धांत की कई आलोचनाएं की गई हैं। कुछ प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक अवस्था का अस्तित्व। कई दार्शनिकों का मानना है कि रूसो द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था का अस्तित्व कभी नहीं रहा है। समाज में असमानता। रूसो के सिद्धांत में समानता पर जोर दिया गया है, लेकिन वास्तविक जीवन में समाज में असमानताएं मौजूद होती हैं। सत्ता का केंद्रीकरण। रूसो के सिद्धांत में सत्ता का केंद्रीकरण होने की संभावना रहती है। अधिकारों का उल्लंघन। कुछ मामलों में सामाजिक अनुबंध के नाम पर लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। निष्कर्ष। रूसो का संविदा सिद्धांत राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत ने आधुनिक राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया है। हालांकि इस सिद्धांत की कई आलोचनाएं भी की गई हैं। रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत। रूसो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने सामाजिक समझौते और राजनीतिक सिद्धांत पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका सामान्य इच्छा का सिद्धांत उनके सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक है। इस सिद्धांत के अनुसार एक समाज में एक सामान्य इच्छा होती है जो सभी व्यक्तियों के सामान्य हित को दर्शाती है। यह व्यक्तिगत इच्छाओं का योग नहीं है, बल्कि एक ऐसा सामूहिक इरादा है जो समाज के कल्याण के लिए सर्वोत्तम होता है। सामान्य इच्छा की मुख्य विशेषताएं। सर्वोत्तम हित। सामान्य इच्छा हमेशा समाज के सभी सदस्यों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखती है। यह व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज के समग्र कल्याण को प्राथमिकता देती है। संप्रभुता का स्रोत। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा ही एक समाज की संप्रभुता का स्रोत होती है। ये कानून बनाने और शासन करने का अधिकार रखती है। समाज का बंधन। सामान्य इच्छा समाज को एकजुट रखने वाला बंधन होती है। ये सभी सदस्यों को एक साथ लाकर एक सामूहिक पहचान प्रदान करती है। स्वतंत्रता और समानता। सामान्य इच्छा के अनुसार सभी व्यक्ति स्वतंत्र और समान होते हैं। कोई भी व्यक्ति या समूह सामान्य इच्छा से ऊपर नहीं होता है। सामान्य इच्छा कैसे निर्धारित की जाती है? रूसो ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सामान्य इच्छा को कैसे निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसे लोकतंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जहां सभी नागरिक समान रूप से शासन में भाग लेते हैं। हालांकि
उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वास्तविक दुनिया में सामान्य इच्छा को हमेशा स्पष्ट रूप से पहचानना मुश्किल होता है। सामान्य इच्छा के महत्व। राजनीतिक सिद्धांत। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का आधार है। इसने लोकतंत्र, सामाजिक समझौते और नागरिक अधिकारों के विचारों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक एकता। ये सिद्धांत समाज में एकता और सामंजस्य लाने में मदद करता है। ये सभी सदस्यों को एक साझा लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित करता है। न्याय और समानता। सामान्य इच्छा का सिद्धांत न्याय और समानता के आदर्शों को बढ़ावा देता है। ये सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने की वकालत करता है। आलोचनाएं। अवास्तविक। कुछ आलोचकों का मानना है कि सामान्य इच्छा का विचार अवास्तविक है क्योंकि वास्तविक दुनिया में लोग हमेशा अपने स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं। अस्पष्टता। सामान्य इच्छा को कैसे निर्धारित किया जाए, इस बारे में रूसो स्पष्ट नहीं है। सत्तावाद। कुछ लोगों का तर्क है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत सत्तावाद की ओर ले जा सकता है क्योंकि यह एक बहुमत द्वारा निर्धारित इच्छा को सर्वोच्च मानता है। निष्कर्ष। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत एक जटिल और बहुआयामी विचार है। यह आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां और आलोचनाएं भी हैं। जेरेमी बेंथम और उनका उपयोगितावादी सिद्धांत। जेरेमी बेंथम कौन थे? जेरेमी बेंथम 18वीं और 19वीं सदी के एक अंग्रेज दार्शनिक, राजनीतिक सिद्धांतकार और कानून सुधारक थे। उन्हें आधुनिक उपयोगितावाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बेंथम ने नैतिकता, राजनीति और कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि सभी मानवीय कार्यों का मूल्यांकन सुख और दुख के आधार पर किया जाना चाहिए। उपयोगितावादी सिद्धांत क्या है? उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जो यह मानता है कि कोई भी कार्य तभी नैतिक होता है जब वो अधिकतम संख्या में लोगों के लिए अधिकतम सुख प्रदान करता हो। दूसरे शब्दों में, उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत यह है कि हमें हमेशा उस विकल्प का चयन करना चाहिए जो सबसे अधिक अच्छा परिणाम लाए। बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। सुख और दुख। बेंथम के अनुसार सुख और दुख ही दो मूल मूल्य हैं जिनके आधार पर हम किसी भी कार्य का मूल्यांकन करते हैं। सुख को बढ़ाना और दुख को कम करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। समाज का कल्याण। उपयोगितावाद का लक्ष्य समाज के समग्र कल्याण को बढ़ाना है। व्यक्तिगत सुख महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज के सभी सदस्यों के सुख को भी ध्यान में रखना चाहिए। परिणामवाद। उपयोगितावाद एक परिणामवादी सिद्धांत है। इसका मतलब है कि किसी कार्य की नैतिकता उसके परिणामों पर निर्भर करती है, उसके इरादों पर नहीं। समानता। उपयोगितावाद सभी व्यक्तियों के सुख को समान महत्व देता है। किसी व्यक्ति का सुख दूसरे व्यक्ति के सुख से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। उपयोगितावाद की विस्तृत विवेचना। सुख की माप। बेंथम ने सुख को मापने के लिए एक गणितीय सूत्र विकसित करने का प्रयास किया, जिसे उन्होंने सुख की गणना कहा। उन्होंने सुख को तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, शुद्धता और विस्तार जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर मापने की कोशिश की। कानून और नीति। बेंथम ने उपयोगितावाद को कानून और नीति के क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। उन्होंने तर्क दिया कि कानून का उद्देश्य समाज के अधिकतम सुख को बढ़ाना होना चाहिए। आलोचनाएं। उपयोगितावाद की कई आलोचनाएं की गई हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि सुख को मापना संभव है। अन्य का मानना है कि उपयोगितावाद व्यक्तिगत अधिकारों की अनदेखी करता है। उपयोगितावाद का महत्व। उपयोगितावाद ने नैतिक दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र पर गहरा प्रभाव डाला है। ये सिद्धांत आधुनिक कल्याणकारी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि उपयोगितावाद की अपनी सीमाएं हैं और इसे कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष। जेरेमी बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद एक महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है जो आज भी प्रासंगिक है। हालांकि इस सिद्धांत की अपनी सीमाएं हैं और इसे कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी उपयोगितावाद ने नैतिक दर्शन और राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जेरेमी बेंथम का विधि एवं सुधार का सिद्धांत। जेरेमी बेंथम एक अंग्रेजी दार्शनिक और सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने 18वीं और 19वीं सदी में कानून और समाज के बारे में अपने विचारों के लिए काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान विधि एवं सुधार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, था। सिद्धांत का सार। बेंथम के अनुसार किसी भी कानून या नीति का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह अधिकतम संख्या में लोगों के लिए अधिकतम सुख प्रदान करता है या नहीं। उन्होंने सुख को एकमात्र अंतर्निहित अच्छाई माना और दुख को एकमात्र बुराई। उन्होंने तर्क दिया कि मानव स्वभावतः सुख की खोज में रहता है और दुख से बचने की कोशिश करता है। बेंथम ने सुख शब्द का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में किया था।
इसमें न केवल शारीरिक सुख शामिल था, बल्कि मानसिक सुख, सामाजिक सुख और आध्यात्मिक सुख भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्रवाई का नैतिक मूल्यांकन उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उसकी प्रकृति के आधार पर। सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। परिणामवाद। बेंथम का सिद्धांत परिणामवाद पर आधारित था। इसका मतलब है कि किसी भी कार्रवाई का नैतिक मूल्यांकन उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। सर्वोच्च कल्याण। बेंथम का मानना था कि किसी भी कानून या नीति का उद्देश्य समाज के अधिकतम कल्याण को बढ़ाना होना चाहिए। मात्रात्मक दृष्टिकोण। बेंथम ने सुख और दुख को मात्रात्मक रूप से मापने का प्रयास किया। उन्होंने सुखवाद, हेडनिज्म नामक एक सिद्धांत विकसित किया, जिसके अनुसार विभिन्न प्रकार के सुखों और दुखों की तीव्रता और अवधि को मापा जा सकता है। व्यक्तिवाद। बेंथम एक व्यक्तिवादी थे। उनका मानना था कि समाज व्यक्तिगत हितों का योग है। उन्होंने राज्य को एक ऐसे साधन के रूप में देखा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। सिद्धांत का प्रभाव। बेंथम के सिद्धांत ने कानून, राजनीति और समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उनके विचारों ने उपयोगितावाद नामक एक नए दार्शनिक सिद्धांत को जन्म दिया, जिसने 19वीं और 20वीं सदी में पश्चिमी दुनिया में व्यापक प्रभाव डाला। बेंथम के विचारों ने कानूनी सुधारों, सामाजिक सुधारों और लोकतंत्र के विकास को प्रेरित किया। आलोचनाएं। बेंथम के सिद्धांत की कई आलोचनाएं भी हुई हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि सुख और दुख को मात्रात्मक रूप से मापना संभव नहीं है। अन्य आलोचकों का मानना है कि बेंथम का सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों की उपेक्षा करता है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि बेंथम का सिद्धांत सामाजिक न्याय के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता है। निष्कर्ष। जेरेमी बेंथम का विधि एवं सुधार का सिद्धांत कानून और समाज के बारे में सोचने के तरीके में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि इस सिद्धांत की कई आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन यह अभी भी कानून और नैतिकता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विचार है। जॉन स्टुअर्ट मिल, बेंथमवादी उपयोगितावाद में एक नया आयाम। जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं सदी के एक प्रमुख अंग्रेजी दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिल को उपयोगितावाद के सिद्धांत को विकसित करने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। बेंथमवादी उपयोगितावाद में मिल का संशोधन। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने गुरु जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को और अधिक परिष्कृत किया। बेंथम के अनुसार एक कार्य तभी नैतिक होता है जब वह अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख प्रदान करता हो। मिल ने इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए। सुख की गुणवत्ता। बेंथम के अनुसार सभी प्रकार के सुख समान होते हैं। मिल ने इस विचार का विरोध करते हुए कहा कि सभी सुख समान नहीं होते हैं। कुछ सुख उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, जैसे कि बौद्धिक और नैतिक सुख, जबकि कुछ सुख निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं, जैसे कि शारीरिक सुख। मिल के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले सुख निम्न गुणवत्ता वाले सुखों से बेहतर होते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार। बेंथम के उपयोगितावाद में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। मिल ने इस कमजोरी को दूर करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बहुमत का मत हमेशा सही नहीं होता है और अल्पसंख्यकों को अपनी राय व्यक्त करने और अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, जब तक कि वह दूसरों को नुकसान न पहुंचा रहा हो। मिल के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। मिल के संशोधन का महत्व। मिल के द्वारा किए गए संशोधनों ने उपयोगितावाद को एक अधिक मानवीय और समग्र सिद्धांत बना दिया। मिल के संशोधनों के कारण उपयोगितावाद ने अधिक व्यापक स्वीकृति प्राप्त की और इसे नैतिक और राजनीतिक सिद्धांत के रूप में अपनाया गया। निष्कर्ष। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथमवादी उपयोगितावाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सुख की गुणवत्ता, अल्पसंख्यकों के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर बेंथम के विचारों को विकसित किया। मिल के संशोधनों ने उपयोगितावाद को एक अधिक मानवीय और समग्र सिद्धांत बना दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल, स्वतंत्रता और प्रतिनिधि शासन पर विचार। जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं सदी के एक प्रभावशाली दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे। उनके विचारों ने स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को गहराई से प्रभावित किया। मिल ने स्वतंत्रता और प्रतिनिधि शासन पर जो विचार प्रस्तुत किए, वे आज भी प्रासंगिक हैं। आइए इन विचारों की विस्तृत व्याख्या करते हुए उनका आलोचनात्मक परीक्षण भी करते हैं। स्वतंत्रता पर मिल के विचार। मिल के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानव विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने ऑन लिबर्टी नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में तर्क दिया कि सरकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब उसका व्यवहार दूसरों को नुकसान पहुंचाए।
उन्होंने हानि सिद्धांत हार्म प्रिंसिपल को स्वतंत्रता का आधार माना। मिल ने स्वतंत्रता को दो प्रकार में विभाजित किया। विचारों की स्वतंत्रता। मिल का मानना था कि विचारों की स्वतंत्रता एक आवश्यक मूल्य है। उन्होंने तर्क दिया कि सत्य को खोजने का एकमात्र तरीका विभिन्न विचारों का मुक्त विनिमय है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मिल के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए, जब तक कि वह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। प्रतिनिधि शासन पर मिल के विचार। मिल ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को शासन का सबसे अच्छा रूप माना। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिनिधि शासन में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है, जिससे शासन अधिक जवाबदेह और प्रभावी होता है। मिल ने प्रतिनिधि शासन के निम्नलिखित लाभ बताए। जनता की भागीदारी। प्रतिनिधि शासन में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है, जिससे शासन अधिक लोकतांत्रिक बनता है। विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधि शासन में विभिन्न समूहों के विचारों का प्रतिनिधित्व होता है, जिससे शासन अधिक संतुलित होता है। कुशलता। प्रतिनिधि शासन में कुशल और योग्य लोग शासन में भाग लेते हैं, जिससे शासन अधिक कुशल होता है। मिल के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण। मिल के विचारों की कई आलोचनाएं की गई हैं। हानि सिद्धांत की सीमाएं। हानि सिद्धांत को लागू करना हमेशा आसान नहीं होता है। कई बार यह निर्धारित करना मुश्किल होता है कि किसी विशेष कार्य से दूसरों को कितना नुकसान पहुंच रहा है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। मिल के विचारों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। समाज का कल्याण। मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते थे, लेकिन उन्होंने समाज के कल्याण को कम महत्व दिया। प्रतिनिधि शासन की सीमाएं। प्रतिनिधि शासन में भी कई चुनौतियां होती हैं, जैसे कि प्रतिनिधियों का जनता से दूर हो जाना और विशेष हितों के दबाव में आ जाना। निष्कर्ष। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को गहराई से प्रभावित किया है। हालांकि उनके विचारों की कई आलोचनाएं भी की गई हैं। आज भी मिल के विचारों पर बहस होती रहती है। मिल के विचारों का महत्व इस बात में है कि उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के महत्व पर जोर दिया। उनके विचारों ने हमें ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि सरकार और व्यक्ति के बीच क्या संबंध होना चाहिए।